हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं थी दरीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी, मेरे दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसमें कितने मार्क्स थे, कितने आवर्स में स्टडी करती थी, जो मेरा स्टडी रूटीन था वो क्या था, कौन से सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स थे ये भी मैं आपको बताऊंगी, और किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करती थी, कौन सी मेरे पास बुक्स थी, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको एक स्टडी में हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ में कुछ टिप्स भी हैं जो आपको इस टाइम पे, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, तो इस 1 महीने में आप अपनी तैयारी कैसे बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो वो चीज़ें भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि जो मेरा जो सिलेक्शन था वो 2018 बैच से हुआ था। जो मेरा जो एग्जाम हुआ था सितंबर 2017 में जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे दिल्ली पुलिस के, उसके थ्रू हुआ था। उस टाइम के सिलेबस में और अब के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है। जैसे अब जो सिलेबस है वो क्या है, 50 नंबर की हमारी जीके आती है, 40 नंबर की रीजनिंग और मैथ्स आती है, जिसमें 25 नंबर की हमारी रीजनिंग है, 15 नंबर का हमारा मैथ्स है। उसके अलावा हमारे 10 नंबर का जो कंप्यूटर है वो अलग से आता है। उस टाइम पे क्या था कि जीके के अंदर ही कंप्यूटर इंक्लूड था, ठीक है। उस टाइम पे 50 नंबर के मैथ और रीजनिंग आते थे और 50 नंबर का हमारा जीके आता था, जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड था। और मैथ रीजनिंग में हमारा क्या था, 15 नंबर का मैथ था। मैथ हमारा सेम है, उस टाइम पे भी 15 नंबर का था, अब भी 15 नंबर का है। सिर्फ जो रीजनिंग थी उस टाइम पे 35 नंबर की आती थी, अब हमारी रीजनिंग जो है वो 25 नंबर की आती थी। ये तो हो गया हमारा सिलेबस कि उस टाइम के सिलेबस में और इस टाइम के सिलेबस में क्या फर्क है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि मेरे जो मार्क्स थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, एक बात साथ में और ऐड ऑन करना चाहूंगी, मेरा जो सिलेक्शन था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन था। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे नहीं कि सिर्फ जो दिल्ली पुलिस का अटेम्प्ट था वो मैंने फर्स्ट दिया था, नहीं, ओवरऑल पूरे ही जो मैंने जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दिया था वो मैंने पहला ही एग्जाम जो था दिल्ली पुलिस का दिया था और उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था दिल्ली पुलिस में। और जब मेरे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 77 मार्क्स थे, उस टाइम पे जो लड़कों की जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 77 पे थी, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने लड़कों की जो कट ऑफ थी वो क्वालिफाई करी थी। और ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने सिर्फ 12th पास करते ही अपने पहले ही एग्जाम में इतने नंबर गेन करे, ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जिस भी कोई भी एक होता है कि हमारा एम क्लियर होना, कि हमारा एम है क्या, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, किस टॉपिक पे। जैसे क्या होता है, कई बच्चों का क्या होता है, हर तरह के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। फॉर्म अप्लाई करने चाहिए, बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह के आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन क्या है, अपने दिमाग में, अपने दिल में गोल भी होता है, तो सबसे पहले गोल का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो गोल क्या था, मेरा गोल था जॉब पाना, क्योंकि हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसा नहीं था कि मैं और ज्यादा स्टडी करूं और ज्यादा सर्वाइव करूं, कि हाँ मेरी ग्रेजुएशन तक का मैं वेट करूं कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद मैं तैयारी करूंगी। नहीं, मेरे को ये था कि मेरी 12th हो गई, अब मेरे को कैसे भी करके जॉब लगना है, ठीक है। उस टाइम पे मेरी 12th हुई तो उस टाइम पे जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स थे वो निकले हुए थे, तो और एक हरियाणा कलर के फॉर्म निकले हुए थे, तो मैंने दोनों ही एक साथ अप्लाई करे थे। एक हरियाणा कलर का अप्लाई किया था और साथ ही साथ मैंने ये वाला फॉर्म अप्लाई किया था। सिर्फ मैंने 2 ही फॉर्म अप्लाई करे थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर क्या था कि जैसे मेरे को पता चला कि जो हरियाणा कलर के जो एग्जाम्स हैं वो अभी नहीं होंगे। पहले हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो गया मार्च में, हमारे सितंबर में फॉर्म भरे गए थे, और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे क्या था, फिजिकल पहले होता था। अब तो क्या है कि एग्जाम्स पहले होते हैं, फिजिकल बाद में होता है, लेकिन जब हमारा एग्जाम हुआ था उस टाइम पे फिजिकल पहले हो गए थे। तो मार्च में जब हमारा फिजिकल हुआ तो उस टाइम पे मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि फिजिकल, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत कमजोर थी, तो मेरे को फिजिकल का ही सबसे ज्यादा डर था कि मेरे से फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि मैं फॉर्म तो अप्लाई कलर का ही करने गई थी दिल्ली पुलिस का, बस ऐसे ही हो गया कि फ्लो में चलो ठीक है ये भी निकले हुए हैं, ये भी भर देते हैं, देखेंगे। तो जिस टाइम पे मेरा फिजिकल क्लियर हुआ तो उस टाइम पे मैंने दिमाग में ठान लिया था कि फिजिकल का ही डर था, तो अब कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को सिलेक्शन लेने से रोकेगी। जिस टाइम पे मैं वहां पे फिजिकल करके वहां से ग्राउंड से निकली तो मैं यही सोच के निकली थी कि अगले साल मेरे को इसी ग्राउंड में ट्रेनिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए,
ठीक है। तो एक इसी तरह का गोल आपके दिमाग में भी होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, कि अगली बार हमें वर्दी लेनी ही लेनी है। तो जब ऐसा गोल सेट कर लेते हैं तो कोई एक ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक पाएगी। और देखो उसके लिए मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी जॉब है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ठीक है। हर पेपर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये तो हो गया कि मार्च में हमारा फिजिकल हुआ था, उसके बाद हमें ये था कि सितंबर अक्टूबर तक हमारा एग्जाम हो जाएगा। थोड़े दिन बाद ये डेट क्लियर होगी कि दिसंबर में हमारे एग्जाम्स होंगे। तो जो मार्च से दिसंबर तक का जो टाइम था, ये जो 9 महीने का टाइम था, सिर्फ ये 9 महीने का टाइम ही ऐसा था जिसमें मैंने अपनी पूरी तैयारी, चाहे वो बेसिक से करना हो, चाहे अपना पूरा कोचिंग करना हो, पूरा रिवीजन करना हो, मॉक टेस्ट लगाने हो, जो सारी चीजें थी, सिर्फ इस ये जो 9 महीने का टाइम पीरियड था मैंने उसी में क्लियर करा था। क्योंकि उससे पहले तो मेरी 12th हुई थी, जस्ट 12th होते ही मैंने अपना BSc में एडमिशन ले लिया। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मेरे को मैथ रीजनिंग में इतना ज्यादा जैसे परेशानी नहीं होती थी, मैथ रीजनिंग में बहुत ईजिली कर लेती थी। जब भी हमारे सेंटर पे एग्जाम्स होते थे तो हमेशा मेरे मैथ रीजनिंग में बिल्कुल 99% जो स्कोर था वो होता था, कोई एक आध क्वेश्चन ही गलत होता था। तो मैथ रीजनिंग में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। ऐसे फेंकने से क्या होता है कि हाँ मेरे को पहले मैथ रीजनिंग में भी कमजोर था, मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरा सही हो गया। नहीं, मैथ रीजनिंग मेरा शुरू से ही अच्छा था, स्कूल टाइम से ही भी अच्छा था। फिर मेरे पास 12th में भी मैथ था और फिर मैंने BSc में भी मैथ लिया हुआ था, तो मेरे मैथ में कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे ज्यादा जो मेरे लिए चैलेंजिंग था वो था जीके। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए वो जीके था। और जीके कोई कम नंबर का था नहीं, 50% वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट था। और जीके मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं होती थी। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ रिलेट करेंगे कि जो बच्चे साइंस के हैं ना, उनको रेक्टिफिकेशन नहीं आता। वो क्या है, समझ के कर लेंगे, इक्वेशंस याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे, मैथ के सवाल कर लेंगे, लेकिन जो जीके के जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे याद करने की चीज होती है, वो नहीं हो पाती। चाहे हम कितनी ब्रिलियंट हो पढ़ाई में, लेकिन जो जीके है ना, जीके जो याद करने वाली चीजें हैं उसमें नींद आती है भाई, वो चीजें याद नहीं होती। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था जीके को याद करना। तो जीके के लिए मैंने क्या रूटीन बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार आपको बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जो हम 10th 12th में मैथ पढ़ते हैं और जो कॉम्पिटिटिव में मैथ पढ़ते हैं, मैथ तो हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन क्या होता है कैलकुलेशन का और जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो हमें कोचिंग सेंटर्स में बताई जाती हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स हमें 12th में 10th में या फिर जब हम ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे नहीं बताई जाती। तो इसलिए एक बार कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। तो कोचिंग आप कैसे भी ले सकते हो, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, जैसे आपका मन करे। मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तो मैंने सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग करी, वहां से अपना जो बेसिक है वो क्लियर करा, साथ साथ जीके का भी बेसिक क्लियर करा। क्योंकि स्टैटिक जीके उस टाइम पे मेरे को क्या था कि स्टैटिक जीके ही तो याद करने की है, बाकी तो याद करनी होती नहीं है। क्योंकि वही सुना था कि जीके में तो यही होता है कि सबसे बड़ा पूछ लेंगे, सबसे छोटा पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे। लेकिन जब सेंटर पे गए वहां पता चला कि हिस्ट्री अलग से है। साइंस में भी इतनी ज्यादा मेरे को दिक्कत होती नहीं थी, साइंस भी इजिली याद हो जाती थी। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मीडियम का रहता था, क्योंकि सेंटर पे हमारे हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में था। लेकिन फिर भी वो भी ओवरकम हो जाता है, उसमें तो सिर्फ चेंज ही करना है ना। तो साइंस भी हो जाती है। सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ये 3 जो सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे। तो इनकी जो मैं अलग से, जैसे हमारे सेंटर पे भी करवाते थे उस टाइम पे प्रैक्टिस करती थी, सेंटर पे एक बार दोबारा रिवीजन करना, जैसे घर आके नोट्स बनाना, उनको याद करना। मेरे को नोट्स बनाने की बड़ी आदत थी, चाहे वो मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, जीके के, मैं नोट्स हमेशा बनाती थी। और मैं बहुत सारे सेंटर पे भी बच्चे होते थे जो मेरे नोट्स की कॉपी करवाते थे, वो बनाते ही नहीं थे कि हाँ ये बनाएगी हमें पता है और ये इसकी कॉपी करवा लेंगे। लास्ट में तो एक बार ऐसा हुआ था कि हाँ सर ने ये बोला कि हाँ ये वाले जो मैं 100 क्वेश्चन की एक क्विज दे रहा हूँ, जो भी बच्चे इसके नोट्स अच्छे अच्छे बना के लाएगा उसको मैं कॉपी करवाऊंगा और पूरे सेंटर पे बांटूंगा। जिस बच्चे के नोट्स सबसे अच्छे होंगे उसी के नोट्स जो है मैं कॉपी करवाऊंगा। तो उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा जो अच्छे नोट्स थे वो मेरे थे और उसी को कॉपी करवा के पूरे सेंटर पे बांटा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नोट्स अच्छे बनाती थी, मेरे नोट्स अच्छे रहते थे हमेशा ही। तो तैयारी जैसे धीरे धीरे चलती रही। फिर जैसे होता है 2-3 महीने का जो टाइम होता है ना, जब हमारे एग्जाम्स में सिर्फ 2-3 महीने का टाइम होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है, उस टाइम पे आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि यार टाइम तो बहुत कम है,
जैसे कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं तो बोर होने लग जाते हैं कि टाइम पास ही नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं निकल रहा, अभी तो 2 ही घंटे हुए, अभी तो 3 ही घंटे हुए, ऐसे सोचते हैं ना जब शुरू शुरू में हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हमारे एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 महीने का टाइम होता है ना, तो हमें ये चीज फील हो जानी चाहिए कि यार टाइम आज तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, आज तो बहुत ही कम टाइम था। कि मतलब चीजें, टाइम कम पड़ जाए, चीजें कम ना पड़े पढ़ने के लिए, इतना ज्यादा पढ़ाई करती थी मैं। मेरा तो यही होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है कि हाँ क्या पता सुबह जल्दी उठ के पढ़ते होंगे, रात को लेट तक पढ़ते होंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्या रूटीन था वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सुबह क्या होता है, सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है, लेकिन कई बार सुबह नहीं उठा जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आदत नहीं है सुबह उठने की, तो मेरे को भी इतनी नहीं है। और क्या होता है कि जब हम सेंटर पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, क्योंकि जो हमारा सेंटर था वो 20-22 किलोमीटर पड़ता था हमारे गांव से, और हम बस में जाते थे। बस में भीड़ भी बहुत रहती थी, जो खड़े होके भी जाना, खड़े होके आना, तो इस तरीके से भी होता था, थक जाते थे। मेरा हमेशा से रूटीन रहता है, मैं 5-5:30 ही उठती थी। 5-5:30 बजे उठे, घर में थोड़ी बहुत हेल्प करवाई मम्मी की, 7 बजे हमारी बस आती थी, उस टाइम तक हम तैयार हो जाते थे, सेंटर पे जाते थे। जैसे सेंटर पे गए, हमारी 12-1 बजे तक क्लासेस होती थी, 1 बजे हमारी वापसी की बस होती थी। जैसे घर पहुंचते 2:30-3 बजे का टाइम हो जाता था। घर आए, खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, मान लो 1-1.5 घंटा हम रेस्ट करते थे। 5 बजे हम फिर से पढ़ाई करने को बैठ जाते। हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम 4-5 भाई बहन थे जो हम तैयारी करते थे, सारे साथ में ही सेंटर पे जाते थे, साथ में ही वापस आते थे। सबका सेम रूटीन था, हम साथ में ही पढ़ने बैठते थे। तो हमारा क्या 4 से मतलब घर जैसे 2:30-3 बजे घर वापस आए तो चाय वाय पी, खाना खाया, 1-1.5 घंटे रेस्ट किया, 4:30-5 बजे हम लोग वापस पढ़ने को बैठ जाते थे। तो 7-8 बजे जैसे घर में खाना बनता है तो 2-3 घंटे उस टाइम पे स्टडी हो जाती थी, ठीक है। और 2-3 घंटे स्टडी के बाद जैसे 8 बजे खाना खाया, तो खाना खाने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। तो कई बच्चों का क्या रूटीन है कि जैसे खाना खा के जैसे पढ़ने बैठे तो 4-5 घंटे तक पढ़ते हैं। मेरा ऐसा नहीं था। मेरा क्या था, मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज चलती, जब आपको नींद आए ना तो उस टाइम पे आप ऐसे कंट्रोल करके मत बैठे रहो कि हाँ नींद आ रही है लेकिन मेरे को पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारी नींद आती है ना तो हमारा दिमाग उस टाइम पे थक चुका होता है। पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है, हम पढ़ते भी हैं, हम ट्रेवल भी करते हैं, सेंटर पे भी जाते हैं ना, तो सारी चीजें करके हमारा दिमाग थक जाता है। तो उस टाइम पे हम भले बैठे जरूर रहे लेकिन याद नहीं होता। तो उस टाइम पे जब मेरे को होता था कि हाँ मेरे को नींद आ रही, तो मैं सो जाती थी। सोने के बाद जैसे ही मान लो चाहे रात के 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, जैसे नींद पूरी हो जाती है, एक जो नींद होती है ना हमारी वो पूरी होके एक बार हमारी आंख जरूर खुलती है रात को, चाहे 3 बजे खुले 4 बजे खुले, एक बार हम जरूर उठते हैं। हर एक बच्चा उठता है, हर एक पेरेंट्स उठता है, चाहे कोई भी किसी भी एज में है, हमें नाइट में एक बार जरूर आंख खुलती है, चाहे कितने बजे भी खुले, है ना। उस टाइम पे क्या होता है, हम सब वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उस टाइम पे एक हमारी जो नींद होती है ना वो पूरी हो चुकी होती है। तो मेरा हमेशा से यही रूटीन रहता था। जब भी मैं नाइट में उठती, चाहे वो 2 बजे होते चाहे वो 3 बजे होते, जैसे ही मेरी आंख खुली तो उसी टाइम पे मैं अपना मुंह माँ धो के थोड़ा सा कुछ खा पी के पानी पी के अपना पढ़ने को बैठ जाती। उस टाइम पे मैं 2-3 घंटे की उस टाइम पे जो स्टडी होती है ना, जो नाइट में उठ के, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई सो रहा होता है, एक तो डिस्टरबेंस नहीं होती, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, क्योंकि हम सो के उठते हैं तो हमारे दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेस, कोई भी थकावट नहीं होती। तो उस टाइम पे जो हम स्टडी करते हैं, वो उस टाइम पे जो हम याद करते हैं वो हमें याद रहता है। उस टाइम पे मैं हमेशा जिग के पढ़ती थी, क्योंकि वो मेरा सबसे वीक पॉइंट था, सबसे वीक सब्जेक्ट था मेरा, जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पे मैं जिग के पढ़ती थी, ठीक है। तो वो 2-3 घंटे की जो स्टडी थी ना, उसी का रिजल्ट है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। तो वो जो स्टडी है वो सबसे बेस्ट स्टडी होती है। और उस टाइम पे ये भी नहीं कि मैं 3 बजे उठ गई और जैसे मैं पढ़ रही हूँ, वो मेरे को मान लो 4-4:30 बजे ही नींद आने लगी तो मैं सोऊंगी नहीं, मेरे को अगर नींद आ रही है तो मैं वापस सो जाऊंगी। यही होना चाहिए आप लोगों का भी, अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाओ, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा दिमाग थकता है तभी हमें नींद आती है, ऐसे बिना दिमाग थके हमें नींद नहीं आती, ठीक है। तो जब भी आपको नींद आए तो आप सो जाओ। तो ये तो हो गया कि मेरा स्टडी रूटीन क्या था। मैं तो इस तरीके से पढ़ाई करती थी। और रही मॉक टेस्ट की बात, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर रखा था और हमारा वहीं पे मॉक टेस्ट होता था ऑफलाइन। मेरे पास फोन नहीं था, एंड्रॉइड फोन नहीं था, तो मैं ऑनलाइन कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाती थी। हमारा वीक में सैटरडे को एक मॉक टेस्ट होता था और मैं वही मॉक टेस्ट लगाती थी। उसी से मेरे को अपना जो एनालाइज करना होता था अपना, कि मेरी कितनी तैयारी हुई है, किस में मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कहाँ पे मैं वीक हूँ। तो वो सारी चीजें देख के मैं उसी पे प्रैक्टिस करती थी। संडे को जैसे हमारा सैटरडे को मॉक टेस्ट हुआ, उसमें पता चल गया कि हाँ ये चीजें मैंने गलत करी, यहाँ मेरा स्कोर कम बन रहा है,
तो वो जो एनालाइज होता था उसकी जो प्रिपरेशन होती थी वो संडे को होती थी। तो क्योंकि संडे की छुट्टी होती तो उस दिन हमारा जो जैसे टेस्ट में हुआ जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे मैं अटक रही थी, तो वो हम संडे को उसकी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मॉक टेस्ट का। तो मैंने अपना स्टडी रूटीन बता दिया, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था वो बता दिया, मेरे कितने मार्क्स थे वो बता दिया। लेकिन मैंने मेरे मार्क्स किस में कितने थे वो नहीं बताया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे जो मार्क्स थे 77 थे, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो मेरे दिल्ली पुलिस में के एग्जाम में 77 मार्क्स थे। लेकिन अलग अलग कितने मार्क्स थे वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेरा जीके में स्कोर अच्छा था, मेरी जीके की जो प्रैक्टिस थी वो अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाई करी, अच्छे से प्रैक्टिस करी, तो मेरा जीके अच्छा हो गया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें मेरे जीके में सिर्फ 27 नंबर थे। ये 27 नंबर क्यों थे वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग में मेरे 50 में से 50 पूरे नंबर थे, एक भी नंबर मेरा नहीं कटा था। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मेरे को मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने प्रैक्टिस भी करी। ऐसा नहीं है कि देखो आप लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लें कि हाँ मैडम का तो मैथ रीजनिंग अच्छा था इसलिए मैथ में 50 में से 50 नंबर आए। नहीं भाई, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत करी। जो क्वेश्चन मेरे को आते भी थे वो 3-3 4-4 बार निकाल के देखते थे। ऐसे नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है तो छोड़ देंगे, नहीं, मैं हमेशा उसकी प्रैक्टिस करती रहती। जब उस टॉपिक का नंबर आता उसको उसी टाइम पे पढ़ना, चाहे भले ही वो टॉपिक मेरे को कितना ही अच्छे से आता है, लेकिन अगर उसका नंबर है कि हाँ जिसकी प्रैक्टिस का नंबर है तो वो टॉपिक मेरे को करना ही करना है। ये क्वेश्चन मेरे को आता है लेकिन फिर भी मेरे को 2 से 3 बार करना ही करना है, तभी हमें अच्छे से रिवाइज होता है, तभी हमें शॉर्ट ट्रिक्स याद होती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे याद नहीं होती, जब तक बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें शॉर्ट ट्रिक्स याद होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैथ रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग में मैंने आपको बताया मेरे 50 में से 50 नंबर थे, एक भी नंबर नहीं कटा था। तो उसके अलावा मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आए, जीके में इतने कम मार्क्स मेरे कैसे आए? देखो एक चीज मैं बताती हूँ, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम से पहले से जब मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उससे पहले से क्या होता था, करंट अफेयर्स का इतना वेटेज नहीं था। करंट अफेयर्स का क्या होता था, सिर्फ हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, मान लो हद मार के 5 क्वेश्चन आ गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के नहीं आते थे किसी भी एग्जाम से। और जो दिल्ली पुलिस का हमें सिलेबस दे रखा था जीके में, उसमें भी कोई अलग से मेंशन नहीं कर रखा था कि कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा या करंट अफेयर कितने नंबर का आएगी। जैसे अभी भी नहीं मेंशन करते हैं, अभी भी सिर्फ यही लिखते हैं कि जीके प्लस करंट अफेयर, उसमें कुछ नहीं लिख रखा कि करंट अफेयर कितने नंबर की आएगी, जीके कितने नंबर की आएगी। हम सब अंदाजा लगा के ही चलते हैं कि हाँ इतने नंबर की करंट अफेयर आएगी, इतने नंबर की जीके आ सकती है ना। तो उस टाइम पे भी सेम वैसे ही था। हम लोगों को क्या था, हमारे जो हम टीचर्स भी बताते थे, जब हम ऑफलाइन उस पे सेंटर पे जाते थे तो वहां पे भी हमारे टीचर्स बोलते थे कि जो करंट अफेयर है वो 4 से 5 नंबर की आएगी। क्योंकि मेरे को जीके में पहले ही प्रॉब्लम था, तो क्या था, मैंने वो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल ही छोड़ दिया कि कोई बात नहीं 4 से 5 नंबर की तो आएगी, हम 45 नंबर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन 45 नंबर की मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगी कि 45 में से मेरे कम से कम 35 से 40 नंबर जरूर आए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में कॉन्फिडेंस पूरा है। 35-40 नंबर अगर वहां से आते हैं तो अभी मेरे 85-90 नंबर्स की तैयारी हो जाती है। क्योंकि मेरे जब भी मॉक टेस्ट में अपने लगाती थी सेंटर पे, तो उसमें भी मेरे अबोव 80 ही रहते थे हमेशा। तो अबोव 80 रहते तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस तो आता ही है कि हाँ अबोव 80 मार्क्स हमारे बन रहे हैं तो जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, यही था। तो मेरे को उस टाइम पे भी वही था। तो जैसे ही मैं एग्जाम में बैठी मैंने देखा करंट अफेयर तो भाई 25 नंबर की आई हुई है, तो 25 नंबर की जीके थी, 25 नंबर की करंट अफेयर थी। तो वहीं पे ऐसे हो गया कि हाँ गया सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन फिर मतलब लक लगा लो, प्रैक्टिस लगा लो, मेहनत लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि करंट अफेयर उसमें मैथ रीजनिंग में तो प्रॉब्लम थी नहीं, मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छे से हो गया था, बल्कि बहुत टाइम भी बच गया था क्योंकि 90 मिनट मिलते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम। तो इस तरीके से मेरा पेपर रहा। लेकिन जीके का जो था, जीके देखा कि करंट अफेयर इतनी है और जीके 25 नंबर की जीके है और 25 नंबर की करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ रखा था। उस टाइम पे मैं टीवी भी नहीं देखती थी। तो जब हम तैयारी करते हैं, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पे एक चीज का ध्यान हमेशा रखो कि आप टीवी में या फिर कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, इन चीजों पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। इन चीजों के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको आगे लाइफ में। बहुत सारी आपकी दिल्ली पुलिस में ऐसी ड्यूटियां लगेंगी जहाँ पे 8-8 घंटे आपको सिर्फ बैठना है, वहां पे सिर्फ बैठने की ड्यूटी है, टाइम पास करने की ड्यूटी है, आपको वहां पे वो टाइम काटना है। तो उसमें आप परेशान हो जाओगे मूवीज देख देख के भी। तो अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो वो चीजें, उसके बाद देख लेना आपको जितनी मूवीज देखनी है, जितने सीरियल्स देखने हैं।
तो मैंने बिल्कुल अपने घर का टीवी बंद करवा दिया था। बिल्कुल भी मैं टीवी नहीं देखने देती थी, ना मैं देखती थी ना किसी को, क्योंकि दूसरे देखेंगे तो हमारा भी मन करेगा, तो मैं देखने ही नहीं देती थी किसी को भी। ठीक है, तो टीवी भी नहीं देखते कि न्यूज देख लें, तो बिल्कुल ही जैसे कट्टू हो गए थे न्यूज से। करंट अफेयर तो न्यूज पे डिपेंड करता है ना कि क्या हो रहा है हमारे एरिया में, क्या चल रहा है, वो सब चीजों से मेरा बिल्कुल ही वास्ता हट गया था। एक दो क्वेश्चन थे जो क्रिकेट से रिलेटेड आए थे, मेरा भाई छोड़ता नहीं था, वो क्रिकेट बहुत देखता है, तो एक दो क्वेश्चन था जो क्रिकेट से रिलेटेड थे, चार जैसे नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, बाकी सबके तुक्के मारे। उस टाइम पे ये हमें बेनिफिट मिला उस चीज का कि हाँ हमारे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो 25 के 25 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मैंने सब में मारे तुक्के। ठीक है, झूठ क्या बोलना है, इसमें सब में तुक्के ही मारे। जो बाकी के जीके के 25 क्वेश्चन रह गए, उसमें मेरे 22 क्वेश्चन ठीक थे, 25 में से 22 क्वेश्चन ठीक थे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी जीके अच्छी हो रखी थी। लेकिन जब स्कोर बताते हैं सब बोलते हैं कि हाँ क्या जीके सही हो रखी थी जब 27 ही नंबर है तो, लेकिन मेरे को तो पता है ना भाई अच्छी हो रखी थी, तभी तो 25 में से 22 नंबर आए। जो नंबर कटे वो तो करंट अफेयर की वजह से कटे, वो तो एक धोखा सा हो गया कि हाँ मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे आ जाएंगे। जैसे मेरा वहां पे एग्जाम हुआ, खत्म हुआ, मैंने अपनी सिस्टर को बताया क्योंकि नेक्स्ट डे उसका भी एग्जाम था कि ऐसे ऐसे करंट अफेयर इतने नंबर की आ रही। तो एक दिन में थोड़ी ना प्रैक्टिस हो पाती है कि कितना ही पढ़ लोगे एक दिन में, थोड़ा बहुत उसने देखा भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो तुक्के तो कहाँ सही होने वाले थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे करंट अफेयर से 25 में से, तो वो वहां पे तुक्के ही लगे थे, मेरे को नहीं आते थे। तो ऐसे करके जो जीके का स्कोर था, ओवरऑल स्कोर था वो 27 नंबर हुआ था, और जो मैथ रीजनिंग का स्कोर था वो 50 नंबर था। ऐसे मिला के मेरे 77 क्वेश्चन सही थे और 77 नंबर ही मेरे बने थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं था हमारे टाइम पे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था। क्योंकि आजकल क्या है, नॉर्मलाइजेशन से 4 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे नॉर्मलाइजेशन नहीं था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग होती है ना तब ज्यादा होता है नॉर्मलाइजेशन, तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो मेरे 77 ही क्वेश्चन सही थे और 77 मार्क्स ही मेरे बने थे। तो मेरा सिलेक्शन तो जिस टाइम पे सबको पता चला कि 77 नंबर है तो सबको ही हो गया था यहाँ सिलेक्शन तो श्योर है ही। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिलता है तो वो मोटिवेशन मिले, आप लोग अपनी स्टडी को अपना 100% दो। पता है क्या होता है, हमें कैपेबिलिटी बहुत होती है पढ़ने की, लेकिन हम उस चीज को देख ही नहीं पाते, हम इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, सोने में लगे रहते हैं, मूवीज में एक जगह आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि टीवी वगैरह बंद कर दो, लेकिन क्या है कि जब हम खाना खाते हैं ना उस टाइम पे आप जैसे कुछ भी देख लो जो आपको एनर्जी देता है, जो चीज आपको, चाहे वो क्या बोलते हैं सॉन्ग सुनना हो, चाहे कोई भजन सुनना हो, चाहे कोई कॉमेडी मूवीज कॉमेडी सीन देखना हो, तो वो चीजें आप देख सकते हो जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हो। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, तो हमें एक एनर्जी सी मिलती है नेक्स्ट टाइम, मतलब अगले दोबारा पढ़ने का, खाना खाने के बाद, है ना। तो उस टाइम पे देख सकते हो कुछ भी। मैं तो नहीं देखती थी, लेकिन आजकल जैसे होता ही है, इतनी लंबी स्टडी नहीं हो पाती, बोर होने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे देख लो थोड़ा बहुत जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। अगर आपको देखना ही है तो नहीं देखो, क्योंकि मैं तो नहीं देखती थी, मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था टीवी वगैरह में। था सीरियल्स छोटे थे जब देखते थे, लेकिन उस टाइम पे जब तैयारी करी थी तब नहीं देखे। अब बतेरा टाइम है, कितने ही सीरियल देख लो, है ना। तो जिस टाइम पे आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सोच के करो कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही है। जैसे अब मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तो कई बार तो 4 घंटे की 5 घंटे की ड्यूटी भी होती है, कई बार 12 घंटे की 13 घंटे की भी ड्यूटी होती है, वो भी करनी पड़ती है। तो इस टाइम पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि हाँ मेरे को 12-13 घंटे की ड्यूटी करनी है, यानी कि 12-13 घंटे मेरे को उसमें पढ़ाई में देने ही देने हैं, क्योंकि तभी आपके जो अभी सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बचा है, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। तो 1 महीने को आप इस तरीके से लगाओ कि ये 1 महीना आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है, आपके जो आप मान लो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, इससे आपको वो जो क्या होता है कि आप अगले साल ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे आप भी वीडियो बनाओ, लोगों को मोटिवेट करो कि हाँ आपने कैसे तैयारी करी, है ना। तो अपना सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दो इस 1 महीने को, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। चलिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।